हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 15 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है नीति आयोग के विजन 2035 के बारे में। देखिए विजन 2035 के अंदर पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस की जाएगी इंडिया के अंदर। तो इसका जो वाइट पेपर है उसको रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा। इस सर्विलियंस के का जो विजन है वो है कि इंडिया को पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस सिस्टम में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और प्रिडिक्टिव बनाना, ताकि जो भी प्रिपेयर्डनेस है कि किस तरह के एक्शन लिए जाए डिफरेंट लेवल्स पे, उसको और इन्हेंस किया जा सके। इसके अलावा सिटीजन फ्रेंडली पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस सिस्टम को इंश्योर करना, इंडिविजुअल प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को यहाँ पर इंश्योर करना और इनेबल करना क्लाइंट फीडबैक मैकेनिज्म को। इसके अलावा जो डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको इंप्रूव करना, ताकि यहाँ पर जो डिजीज डिटेक्शन, प्रिवेंशन और कंट्रोल है उसको और बेहतर ढंग से परफॉर्म किया जा सके। तो इंडिया का एम यहां पर क्या है? देखिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो कि एक इंटरनेशनल कंसर्न है, तो यहां पर इंडिया चाहता है कि जो रीजनल और ग्लोबल लीडरशिप है इस तरह के इवेंट्स को मैनेज करने में, वो इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की जाए। तो यहां पर वाइट पेपर को रिलीज किया गया है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार, इसके अलावा मेंबर ऑफ हेल्थ डॉक्टर विनोद के पॉल, सीईओ अमिताभ कांत और एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश सरवल के द्वारा। तो विजन 2035 जो है इसके अंदर जो पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस है इंडिया की, वो कंटिन्यूएशन है जो वर्क की गई थी हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग को लेकर के। यानी कि एक तरह से जो हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने का ही एक जो एक्सटेंडेड पार्ट ये इसको कहा जा सकता है। तो ये जो सर्विलियंस किया जाएगा इसके अंदर यहां पर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को क्रिएट किया जाएगा, जो कि बेसिस होगा इस सर्विलियंस का। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस जो कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो तय करेगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल ऑफ केयर को। तो देखिए कोविड-19 की जो सिचुएशन थी इसने हमें एक तरह की अपॉर्चुनिटी दी है कि हम किस तरह से जो इमर्जिंग डिजीज हैं और जो इंक्रीज्ड इंटरेक्शन है ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंट के बीच का, तो उसको हम किस तरह से फिर से रिविजिट कर सकते हैं। और अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी जो इंटरफेरेंस है, तो हम जो चेन है जिस डिजीज का उसको हम ब्रेक कर सकते हैं और इस तरह के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं और एक रिजिलियंट सर्विलियंस सिस्टम को हम यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका जो विजन है एक वो है सिटीजन फ्रेंडली पब्लिक हेल्थ सिस्टम को क्रिएट करना, जिसमें कि हर लेवल पे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, जिसमें कि इंडिविजुअल, कम्युनिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज और जो लेबोरेटरी है वो शामिल होगी, ताकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा वाइट पेपर लेआउट जो है वो इंडिया की जो विजन है 2035 फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस, तो इसमें इंटीग्रेशन होगा 3 टायर्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम का आयुष्मान भारत के अंदर, जो कि बताती है कि किस तरह से हमें एक्सपैंडेड रेफरल नेटवर्क और इन्हेंस्ड लेबोरेटरी कैपेसिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो बिल्डिंग ब्लॉक है इस विजन की वो है इंटरडिपेंडेंसी, यानी कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की ज़रूरत है सेंटर और स्टेट के बीच में, ताकि जो न्यू डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म है उसको एक तरह से डेवलप किया जा सके और उसका यूज़ करके एनालाइज किया जा सके कि किस तरह की हेल्थ इंफॉर्मेशन है और जो डेटा साइंस है उसको इंक्लूड करके इनोवेटिव वे में इस तरह की इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जा सकता है, ताकि सही समय पर सही एक्शन को लिया जा सके। तो ये जो पेपर रिलीज किया गया है उसका मकसद है कि जो विजन डॉक्यूमेंट है उसके तौर पर यहाँ पर इसको एक सर्व किया जाए और पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस को इंडिया में यहाँ पर और बढ़ावा मिल सके और इंडिया को इस्टेब्लिश किया जा सके वर्ल्ड लीडर के तौर पे हेल्थ सेक्टर के फील्ड में। अगली न्यूज़ है ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर्स के बारे में। देखिए दी ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर जो हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट की है एग्रीकल्चर मिनिस्टर को इन फेवर ऑफ फार्म्स एक्ट, यानी कि जो ऑफिस बियरर हैं डिफरेंट स्टेट से जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी को, उनकी मुलाकात श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से हुई
कृषि भवन के अंदर। तो यहाँ पर जो फार्म लीडर्स थे डिफरेंट स्टेट्स लाइक तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और बिहार, उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात की और यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से कन्विंस्ड है जो भी रिसेंट फार्म्स एक्ट को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने कहा कि ये जो फार्म्स एक्ट है वो फार्मर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं और ये फार्मर को सेव कर सकते हैं जो भी मिडिल मैन यानी बिचौलिए होते हैं उनसे, और जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता आया है सालों से फार्मर का, उससे ये फार्म्स एक्ट उनको बचाएंगे। तो उनका जो ओपिनियन था कि जो लॉ है वो इंश्योर करता है, जो 3 फार्म्स लॉ लाए गए हैं वो इंश्योर करता है कि जो भी फार्मर्स की जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि वो किसी को भी अपना सेल बेच सकते हैं या किसी से भी अपनी एग्री प्रोड्यूस को परचेज कर सकते हैं। तो जो बैरियर फ्री ट्रेड है वो ये लॉज जो हैं वो उसको अलाउ करते हैं, और जो प्रीमाइसेस है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की, उसके बाहर जा कर के भी वो अपनी जो भी प्रोड्यूस है उसको सेल कर सकते हैं। उन्होंने फर्दर कहा कि जो फार्मर जो हैं उनको जो राइट दिया गया है कि वो एग्रीमेंट कर सकते हैं अपने बायर के साथ, तो यहाँ पर इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो पहले से ही प्राइस डिटर्मिनेशन कर सकते हैं और जो मार्केट का जो रिस्क है उसको यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है जो मार्केट का रिस्क है। अगर वो पहले से ही अपने बायर से एक रेट फिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद अगर प्रोड्यूस में कुछ अगर कमी आती है या कुछ जो क्लाइमेट है उसको लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उससे सेव हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो फार्म रिफॉर्म है उसके बारे में उन्होंने कहा कि फार्मर को इसके थ्रू जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे उनको एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा जो बेटर सीड्स है और जो अदर इनपुट है वो इनको मिल सकेगा, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पर मोर देन 7,000 NGO जो कि वर्क करती है एज ए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर, तो उनके मेंबर यहाँ पर आगे बढ़े और उन्होंने जो अभी फार्म्स एक्ट जो लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसको सपोर्ट किया, और उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट का एक तरह से आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इस तरह के फार्म्स एक्ट को लाया। और उन्होंने कहा कि जो एजिटेटर इसके अगेंस्ट में जो एजिटेशन कर रहे हैं तो उनके प्रेशर में आकर के गवर्नमेंट इस तरह के जो कानून है, इस तरह के जो लॉ लाए गए हैं उसको रिटर्न ना ले ले। उन्होंने अपील की गवर्नमेंट से कि वो कंटिन्यू करे लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना, और जो इस लॉस के बेनिफिट हैं उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू लोगों के बीच में पहुंचाएं। तो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और जो इंटेंशन है वो काफ़ी क्लियर है, और जो फार्मर्स हैं वो ऑलरेडी इस एक्ट से बेनिफिट कर रहे हैं। और तो ये जो रिफॉर्म्स लाया गया है ये प्रो फार्मर रिफॉर्म है, जिससे कि जो इनकम है फार्मर की वो इंक्रीज होगी। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इंगेज है, जो भी बातचीत चल रही है उसके अंदर। तो ये पूरी मीटिंग का ये एक तरह से ब्यौरा है। अगली न्यूज़ है प्रोजेक्ट 17A शिप हिमगिरी के बारे में। देखिए हिमगिरी जो कि एक फ्रीगेट है यानी कि युद्ध पोत है, तो इसको यहाँ पर बिल्ड किया गया है प्रोजेक्ट 17A के अंडर एट MS गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता में। तो यहाँ पर इसका जो लॉन्च है उसको 14 दिसंबर के दिन किया गया। तो यहाँ पर ये जो फ्रीगेट है इसने अपनी पहली कांटेक्ट की हुगली रिवर में। तो इसकी जो लॉन्च सेरेमनी थी इसमें जनरल बिपिन रावत जी को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया, जो कि हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इसके अलावा उनकी वाइफ ने यहाँ पर इस शिप को लॉन्च किया, तो उन्होंने अथर्ववेदा की चैंटिंग करने के बाद यहाँ पर इस शिप को लॉन्च किया। देखिए ये जो शिप है इसका जो नेम है वो लेंडर क्लास ऑफ शिप से लिया गया है, जिसको कि 50 ईयर्स एगो लॉन्च किया गया था 1970 में। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट 17A के अंदर टोटल 7 शिप जो है उसको बिल्ड किया जा चुका है, जिसमें से 4 मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और 3 शिप जो है GRSE के द्वारा बिल्ड किए गए हैं, जिसमें कि जो फीचर्स है वो काफ़ी इन्हेंस्ड है। इसके अलावा एडवांस इंडिजीनियस वेपन का यूज़ किया गया है, जिसमें कि सेंसर
और दूसरे अदर इम्प्रूवमेंट भी किए गए हैं। तो ये जो लॉन्च थी हिमगिरी की, इसने यहाँ पर जो GRSE की जो कमिटमेंट थी कि वो बिल्ड करेगा 3 स्टेट ऑफ आर्ट वॉरशिप को P-17A प्रोजेक्ट के अंडर इंडियन नेवी के लिए, वो यहाँ पर एक तरह से साकार किया है। देखिए GRSE जो है वो एज ए लीडिंग शिपयार्ड बिल्ड कंपनी के तौर पर यहाँ पर उभर के आया है और इसने अभी तक 100 शिप्स को बिल्ड किया है। P-17A प्रोजेक्ट के अंदर जो शिप है वो पहली ऐसी शिप बनाई गई है जो कि गैस टरबाइन propulsion और लार्जेस्ट कॉम्बैट प्लेटफॉर्म का यूज करती है। तो इस शिप के अंदर जो इंडिजीनियसली डिजाइन किया गया है, इसको डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन DND-SSG के द्वारा, और इसको बिल्ड किया गया है इंडिजीनियस यार्ड को MDL एंड GRSE के द्वारा। तो इसकी जो सोर्सिंग की गई है इस शिप की, उसमें 80% जो मटेरियल है जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड थी वो इंडिजीनियस वेंडर से ली गई है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें 2000 से ज़्यादा इंडियन फर्म्स और MSME जो कंट्री में है वो इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है शिप का, उसको आउटसोर्स किया गया है, और जो इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी जो यूज़ की गई है वो GRSE की मेथोडोलॉजी को यूज़ किया गया है इस शिप की डिलीवरी और प्रोडक्टिविटी को के लिए। तो इसमें जो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन किया गया है शिप का, उसको आउटसोर्सिंग के थ्रू किया गया है, और जो इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी जिसको कि यूज़ किया गया है ताकि जो GRSE की प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस किया जा सके इस शिप की डिलीवरी के लिए, जिसका कि टारगेट है कि 2023 तक इसको डिलीवर कर दिया जाएगा। अगली न्यूज़ है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विसेज के बारे में। इंडिया ने एक लैंडमार्क माइलस्टोन को यहाँ पे क्रॉस किया है ई हेल्थ जर्नी के फील्ड में। तो यहाँ पर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसमें यहाँ पर जो टेली कंसल्टेशन है वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक पहुँच गया है। यानी कि टेली कम्युनिकेशन में, यानी कि टेली कंसल्टेशन में यहाँ पर डेली 10 लाख पीपल ऐसे आ रहे हैं जो कि टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेली मेडिसिन जो है वो हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी करता है जो भी दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर इंटरनेट की मदद से। इसके अलावा ये ना सिर्फ जो रीच है हेल्थ सर्विसेज की उसको इंक्रीज कर रहा है, बल्कि जो क्वालिटी है हेल्थ सर्विसेज की उसको भी इम्प्रूव कर रहा है, और जो टाइम है और मनी है उसको भी सेव कर रहा है, क्योंकि जो कंसल्टेशन है वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होती है टेली कंसल्टेशन के अंदर। तो यहाँ पर जो ई संजीवनी जिसको रोल आउट किया गया था इंडिया के अंदर, तो वो अपनी तरह की पहली ऐसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है हेल्थ सर्विसेज के अंदर जिसको कि नेशनल स्केल पे यहाँ पर लॉन्च किया गया था ताकि जो लोग हैं इसका ज़्यादा फायदा उठा सके। तो कोविड-19 पैंडेमिक का जो सिचुएशन था उसमें ई संजीवनी काफ़ी हेल्पफुल रही जो हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी है उसके अंदर, क्योंकि जो भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि उनको किस तरह के सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पर जो टेली मेडिसिन की जो सर्विस थी टेली, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही। तो ई संजीवनी के अंदर जो ABHWC यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो यहाँ पर डॉक्टर टू डॉक्टर जो टेली कंसल्टेशन है उसको इनेबल करता है, और इसको यूज़ किया गया अराउंड 6000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा, और इसको सर्व किया गया बाय स्पेशलिस्ट एंड डॉक्टर्स जो कि 240 हब के अराउंड हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है। तो इसका सेटअप जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में किया गया था। तो यहाँ पर जो ई संजीवनी इनिशिएटिव है हेल्थ मिनिस्ट्री की, उसको 2 स्ट्रीम में सर्व किया गया था 28 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज के अंदर। तो यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा पैरामेडिक्स डॉक्टर और स्पेशलिस्ट जो हैं उनको ट्रेन किया गया है ताकि वो ई संजीवनी की जो सर्विसेज हैं उसका यूज़ कर सकें। और जो सेकंड स्ट्रीम है ई संजीवनी OPD की, वो रिमोट हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करती है जो भी पेशेंट्स हैं जो कि कन्फाइंस हैं अपने घर के अंदर, यानी कि जो घर के अंदर सीमित हैं उस तरह के पेशेंट्स को भी ये हेल्प करती है। ई संजीवनी OPD जो है वो कॉन्टैक्टलेस, रिस्क फ्री और सेफ कंसल्टेशन को प्रोवाइड करती है डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में। तो इसने काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसेप्शन देखी गई पेशेंट और डॉक्टर की। अराउंड 80,000 डॉक्टर हैं जिनको कि ट्रेन किया गया है ई संजीवनी OPD के लिए।
इसके अलावा 1500 डॉक्टर जो है वो टेली मेडिसिन को डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और अराउंड 225 ऑनलाइन ओपीडी हैं, जिसमें से कि 190 जो ओपीडीज हैं वो स्पेशलिटी रखते हैं इस फील्ड में, और अराउंड 30 जो हैं वो जनरल ओपीडी हैं। इसके अलावा ये 14,000 पेशेंट को अक्रॉस द कंट्री सर्व करती है। ई संजीवनी को यूज़ किया जा रहा है पेशेंट के द्वारा 550 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडिया में। इसके अलावा जो है केरला में भी ई संजीवनी ओपीडी को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है ताकि जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा सके। जो भी पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है उसके जो भीतरी इलाके हैं उसके अंदर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश भी इस ओपीडी का, ई संजीवनी ओपीडी का यूज़ कर रहा है, जो भी ओल्ड एज होम्स हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो ओपीडी सर्विसेज है अक्रॉस द कंट्री वो इनेबल कर रही है वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी ओपीडी, जो कि ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम जिसमें कि इंक्लूड है जैसे कि आयुष और न्यूरोपैथी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कंप्लीमेंट कर रहा है जो भी एफर्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की उसको, ताकि यहाँ पर जो रॉबस्ट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। इसके अलावा हेल्थ इंफॉर्मेटिक ग्रुप ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इन मोहाली, जो कि एंड टू एंड टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती है इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन ऑफ ई संजीवनी बिसाइड ट्रेनिंग क्लिनिशियन। तो जो टॉप 10 स्टेट्स हैं जिनकी जहाँ हाईएस्ट कंसल्टेशन देखी गई है ई संजीवनी ई के अंदर, उसमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड और महाराष्ट्र शामिल हैं। तो ये थी आज की पूरी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।